नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों चल रही है एमसीक्यू सीरीज, जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ बीएफएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम्स में इसके पहले पूछे जा चुके हैं या इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और एग्जाम की तारीख अब नजदीक आ रही है दोस्तों। बीएफएम 30 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सीआईबी के, और 7 दिसंबर को आपका बीएफएम का एग्जाम है। तो उम्मीद करता हूं आप रेडी होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और यहां पर भी मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी करवा रहा हूं। इसके पहले नंबर ऑफ क्लासेस ले चुका हूं, तो आज है डे 33, क्लास है 33। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपके साथ आज की क्लास का फटाफट। ठीक है, तो अगेन हमसे आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो अगेन ठीक है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। ठीक है, फटाक से क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जहां पर आपको सीआईबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और अगेन कोई भी डाउट आपका हो रिलेटेड टू दिस क्लास, तो वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगेन आज का सेशन बेसिकली मॉड्यूल बी से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं। मॉड्यूल बी में अगेन ऑपरेशनल रिस्क पर डिस्कशन होगा। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क पर डिस्कशन कर चुके हैं इसके पहले के एमसीक्यू सीरीज में। आज डिस्कशन करेंगे ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क के बारे में इतनी चीज दिमाग में रखिएगा कि ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, बाय द वे ऑफ पीपल, प्रोसेस और ठीक है सिस्टम्स, लोगों के द्वारा, ठीक है प्रोसेस के द्वारा या फिर सिस्टम के द्वारा ये रिस्क अराइज होता है। इस रिस्क को अगर बैंक चाहे तो इंटरनली कंट्रोल भी कर सकता है कुछ चीजों को छोड़ करके। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट बताइएगा। ठीक है, क्या होगा सही ऑप्शन? कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन अ बैंक। एक बैंक की ये कुछ सिचुएशंस है, आपको कंसीडर करना है। अ ट्रेडर एंटर्स रॉन्ग डेटा व्हाइल बुकिंग अ ट्रेजरी ट्रांजैक्शंस कॉजिंग अ फाइनेंशियल लॉस। एक ट्रेडर ने रॉन्ग डेटा एंटर कर दिया है ट्रेजरी ट्रांजैक्शन की बुकिंग पर, जिससे बैंक को लॉस हो गया है। एक साइबर अटैक हुआ है जो कि डिसरप्ट करता है बैंक का एटीएम नेटवर्क। 2 दिन तक एटीएम बैंक के नहीं चले क्योंकि साइबर अटैक हो गया था। द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन अ टर्म लोन ड्यू टू एन इंडस्ट्री डाउनटर्न। जिस इंडस्ट्री में बोरोवर काम करता था उस इंडस्ट्री में डाउनटर्न आ गया और बोरोवर डिफॉल्ट कर गया। तो दोस्तों डिफॉल्ट कर देना कौन सा रिस्क होगा? ये होगा क्रेडिट रिस्क। और अभी आपको बताया पीपल, प्रोसेस और सिस्टम। तो ये जो दिक्कत है किसकी है? पीपल की है। और ये दिक्कत किसकी है? सेकंड वाली सिस्टम की दिक्कत है। सिस्टम ही फेल कर गया आपका। तो अगेन सही ऑप्शन क्या होगा? कौन कौन से ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत आएंगे बेसल नॉर्म्स में? तो 1 and 2 ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत आएंगे और दोनों ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन, under Basel II classification, which of the following would be considered a process related operational risk event? इनमें से कौन सा प्रोसेस रिलेटेड, बताया ना अभी पीपल, प्रोसेस और सिस्टम, तीन चीजें होती हैं, तीन रिस्क की हम बात करते हैं। तो यहां पर प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कौन सा आपको दिख रहा है? सडन साइबर अटैक ऑन बैंक्स डेटा सर्वर, fraudulent cash withdrawal by a customers, failure to verify KYC documents before accounts opening, damage to vault due to earthquake। तो ये तो अर्थक्वेक के द्वारा हुआ, ये हो गया क्लाइमेट रिस्क। ये कौन सा रिस्क हो गया? क्लाइमेट रिस्क हो गया। ये है तो ऑपरेशनल रिस्क, लेकिन ये सिस्टम से रिलेटेड है। रिलेटेड किससे है? सिस्टम। फ्रॉडलेंट कैश, ठीक है, विड्रॉल बाय ए कस्टमर, ये फ्रॉड हो गया, तो ये पीपल हो गया। प्रोसेस के बारे में आपको बताना है, प्रोसेस रिलेटेड ऑपरेशन रिस्क, तो सी इज द राइट ऑप्शन। प्रोसेस क्या है? केवाईसी रिलेटेड पूरी प्रोसेस है। नो योर डॉक्यूमेंट, नो योर कस्टमर, ये पूरी गाइडलाइंस है, केवाईसी गाइडलाइंस, एएमएल ऑब्लिक केवाईसी गाइडलाइंस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, बैंक में एएमएल और केवाईसी गाइडलाइन के नाम से हम इसे जानते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या के नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो अगेन अकाउंट ओपनिंग से पहले, ठीक है, बिफोर अकाउंट ओपनिंग वेरीफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बैंक को लॉस हो सकता है, क्योंकि ऐसा बैंक कुछ भी अगर करता है तो वो सिस्टम में नहीं आएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, which of the following statements correctly explains the evolving nature of operational risk in bank? evolving nature of यानी कि बढ़ता हुआ, इवॉल्व हो रहा है, evolving nature of operational risk in bank, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑपरेशनल रिस्क रिमेन्स कांस्टेंट वंस इंटरनल कंट्रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड। ऑपरेशनल रिस्क हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है तो। ये इंक्रीज होते हैं व्हेन बैंक इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जब नई टेक्नोलॉजी बैंक इंट्रोड्यूस करेगा तो ऐसे रिस्क बढ़ते हैं। ठीक है, देन इट रिड्यूसेस ऑटोमेटिकली विद हायर ऑटोमेशन।
जितना आप ऑटोमेशन करेंगे, ऑटोमेशन का मतलब अपने आप वाली प्रक्रिया है, यानी कि रोबोटिक प्रोसेस जितना लाएंगे उतना इन रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जल्दी से बताइएगा इवॉल्विंग नेचर ऑफ ऑपरेशन रिस्क में कौन कौन से आएंगे, फटाफट यहां पर बताइएगा, चीजें आप लोगों को क्लियर होती रहेंगी। इवॉल्विंग नेचर, बढ़ता हुआ, देखो अगेन ऑपरेशनल रिस्क रिमेन्स कांस्टेंट वंस इंटरनल कंट्रोल, तो ये क्या है, इवॉल्विंग नेचर नहीं है। इट रिड्यूसेस ऑटोमेटिकली विद हायर ऑटोमेशन, जितना हायर ऑटोमेशन लाओगे उतना सिस्टम प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। हाँ, ये है इवॉल्विंग नेचर। इट इंक्रीजेस व्हेन बैंक इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, जितना नई तकनीक बैंक लाएगा उतना ही ये रिस्क क्या होंगे, बढ़ेंगे। और रीऑर्गेनाइज ऑपरेशंस, या फिर ऑपरेशंस को आप रीऑर्गेनाइज करोगे तो भी ऐसा होगा। तो सही ऑप्शन है इसका 2 ओनली। इवॉल्विंग नेचर की बात हो रही थी, दैट्स वाई इवॉल्विंग में क्या आएगा ये, क्योंकि दिन प्रतिदिन बैंक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ऑपरेशन रिस्क, या आप जानते हो सब साइबर रिस्क वगैरह, ठीक है, ये सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो दिस वन, ठीक है। Which among the following statements about operational risk under Basel II is are correct? बेसल 2 के अंतर्गत, ठीक है, इनमें से ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत कौन आते हैं जो सही हैं? पहला है, इट इंक्लूड्स लीगल रिस्क बट एक्सक्लूड्स रेपुटेशनल एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। ये लीगल रिस्क को इंक्लूड करता है लेकिन रेपुटेशन और स्ट्रेटेजिक रिस्क को एलिमिनेट करता है। इट कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, इसको कंप्लीटली हटाया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स रख लें तो। इट अराइजेज ओनली फ्रॉम ह्यूमन एरर्स नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स, ये हमेशा कहां से अराइज होता है, ओनली फ्रॉम ह्यूमन एरर्स नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स। जो भी आपको लगता हो फटाफट यहां पर बताइएगा, ठीक है। क्या सही है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो भी आपको लग रहा हो फटाफट यहां पर बताइएगा। देखो पहला क्या बात कर रहा है, इट इंक्लूड लीगल रिस्क, ये बात बिल्कुल सही है बेसल के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा वैसे तो हम रेपुटेशन की बात करें, ठीक है, ये भी ऑपरेशनल रिस्क का ही एक हिस्सा होता है रेपुटेशन, क्योंकि मान लीजिएगा बैंक में एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, उसकी वजह से बैंक को लॉस हुआ, ये बात जब मार्केट में पहुंचेगी तो मार्केट की रेपुटेशन खराब होगी। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी, ठीक है, किसी बैंक में केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सही नहीं थी, जिसकी वजह से बैंक पर पेनल्टी लगाई, तो बैंक हाईलाइट हुआ और रेपुटेशन बैंक की खराब हुई। लेकिन बेसल के अंतर्गत ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, बेसल इस चीज को अलग रखता है कि ये रिस्क अलग है, ठीक है, अगेन ऑपरेशनल रिस्क अलग है। तो लीगल रिस्क तो इंक्लूड होता है। फिर लिखा हुआ है इट कैन बी कंप्लीटली इलिमिनेटेड, नहीं, कंप्लीटली आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हो ऑपरेशनल रिस्क को, चाहे जितना इंटरनल कंट्रोल कर लो, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स भी तो होंगे। फ्रॉड वगैरह में क्या कंट्रोल करोगे, जो चीज आपको पता ही नहीं है हो रही है उस पर क्या कंट्रोल करोगे, ठीक है। इट अराइजेज ओनली फ्रॉम ह्यूमन एरर्स, नहीं, एक्सटर्नल इवेंट से भी अराइज होते हैं। तो दूसरा और तीसरा गलत हो जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a bank suffers losses when an employee leaks customer data to outsiders for personal gains। एक बैंक सफर करता है लॉस को, ठीक है, जहां पर एक बैंक का कर्मचारी डेटा लीक कर देता है जिससे, ठीक है, आउटसाइडर्स को पर्सनल गेन मिलता है। अंडर बेसल 2, बेसल 2 के अंतर्गत दिस इवेंट विल बी क्लासिफाइड एज, बेसल की गाइडलाइंस के अंतर्गत इस इवेंट को हम कहां पर क्लासिफाई करेंगे, क्या है, एक्सटर्नल फ्रॉड है, इंटरनल फ्रॉड है, बिजनेस डिसरप्शन है, क्लाइंट्स या प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस है। आसान है, आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा, ये इंटरनल फ्रॉड है, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा ही ये फ्रॉड किया गया है। तो ये इंटरनल, भाई बैंक के अंतर्गत जो हो रहा है, जिस पर बैंक का अपना अधिकार चल रहा है, वो सभी चीजें इंटरनल होती हैं। जैसे ऑपरेशनल रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है अपने पीपल पर ध्यान रख करके, अपनी प्रोसेस को सुधार करके, अपने सिस्टम को सुधार करके। नेक्स्ट, which among the following best differentiates people related and technology related operation risk? लोगों के द्वारा होने वाले
और तकनीक के द्वारा होने वाले रिस्क से रिलेटेड कौन बेस्ट डिफरेंशिएट कर रहा है? पीपल रिस्क आर ऑलवेज इंटरनेशनल बोल रहा हूं मैं, सॉरी, इंटेंशनल। पीपल्स हमेशा इंटेंशनल होते हैं। टेक्नोलॉजी रिस्क आर ऑलवेज एक्सीडेंटल। पीपल रिस्क कैन बी मिटिगेटेड थ्रू ट्रेनिंग एंड कल्चर, while technology risk need redundancy and cyber security controls. Both are external to the organization. ठीक है। टेक्नोलॉजी रिस्क इंक्लूड्स फ्रॉड बाय एम्प्लॉइज यूजिंग आईटी सिस्टम। क्या लगता है आपको दोनों को बेस्ट डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? तो बेस्ट डिफरेंशिएशन आप खुद देख रहे होगे यहां पर, बी इज द राइट ऑप्शन। पीपल रिस्क जो है उसको कम किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग और कल्चर। हम ऐसा बैंक का कल्चर रखें, लोगों को ऑनेस्टी के बारे में सिखाएं, तो पीपल रिस्क को तो क्या किया जा सकता है? मिटिगेट, इलिमिनेट नहीं लिखा है, मिटिगेट लिखा है, याद रखिएगा। इलिमिनेट तो कुछ नहीं कर सकते हो। देन वाइल टेक्नोलॉजी रिस्क नीड रिडंडेंसी, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स, तो ये दोनों के बारे में सही डिफरेंशिएट कर रहा है। नेक्स्ट, इन इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क का इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस विल डायरेक्टली फॉल अंडर लॉस ऑफ रिकर्स? लॉस ऑफ रिकर्स, रिकर्स नॉन रिकर्स होता है। रिकर्स का मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी है, ठीक है, जो सिक्योरिटी आपने ले रखी है जिस पर कोई चार्ज है। तो लॉस ऑफ रिकर्स कहां पर? अगेन जिसका कॉन्सिक्वेंसेज, एक ऑपरेशनल रिस्क है इफेक्ट बेस्ड, उसका कॉन्सिक्वेंस नतीजा ये है, ठीक है, कि लॉस ऑफ रिकर्स हो गया। तो क्या है? बैंक श्यू और डिफॉल्टर बट कैन नॉट इन्फोर्स रिकवरी ड्यू टू मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन। एक बैंक ने एक डिफॉल्टर पर केस कर दिया है लेकिन रिकवरी को इन्फोर्स नहीं करवा पा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही मिसिंग है बैंक के पास। बैंक पेज फाइन फॉर टैक्स, ठीक है, बैंक क्या कर रहा है? फाइन पे कर रहा है फॉर टैक्स नॉन कंप्लायंस। टैक्स क्या? नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड। फायर डिस्ट्रॉय, फायर आग लग गई जिसने आईटी इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। रॉन्ग प्रोडक्ट एडवाइस लीड टू कस्टमर लॉसूट, ठीक है, आपने रॉन्ग प्रोडक्ट एडवाइस कर दिया कस्टमर को जिससे कस्टमर नहीं आपके ऊपर केस कर दिया है। तो इनमें से, ठीक है, लॉस ऑफ रिकर्स क्या होगा? बेसिकली इसका सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहां पर, जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं यहां पर। भाई सिक्योरिटी कहां से चली गई? ए, बैंक ने डिफॉल्टर पर सू कर दिया लेकिन रिकवरी इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है। यही है लॉस ऑफ रिकर्स, समझ गए? कोई प्रभार था, वो प्रभार भी नहीं बेच पाओगे। अ ग्लोबल बैंक यूजेस हाईली कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव विदाउट एडिक्वेट बैक ऑफिस कैपेसिटी। आपके पास पर्याप्त बैक ऑफिस कैपेसिटी नहीं है। बैक ऑफिस 3 ऑफिस होते हैं, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस। बैक ऑफिस काम रिकंसिलिएशन और सेटलमेंट से रिलेटेड होता है। तो आपके पास बैक ऑफिस की कैपेसिटी बेटर नहीं है और आप इस्तेमाल कर रहे हो हाईली कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, यानी कि बड़े ज्यादा कठिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। लेटर मिसमैचेस इन ट्रेड कंफर्मेशन लीड टू लॉसेस। आगे चल करके क्या हुआ? मिसमैचेस हुए ट्रेड कंफर्मेशन में जो कि लॉसेस को लीड कर रहे हैं। दिस सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स, ये किस तरीके का रिस्क है? स्ट्रेटेजिक रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू प्रोसेस फेलर, क्रेडिट रिस्क ड्यू टू काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। फटाफट बता दीजिएगा यहां पर। अब अगेन जानते हो क्या है? हाईली कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव आप इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट एडिक्वेट बैक ऑफिस कैपेसिटी, तो क्या होगा? ये है आपकी प्रोसेस फेल्योर। आप एडिक्वेट कैपेसिटी पहले लाइए ना बैक ऑफिस के, उसके बाद हाईली कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ लीगल लायबिलिटी अंडर द इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क? अभी वही बात आ गई है, इफेक्ट बेस्ड लीगल लायबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि बैंक पर लीगल लायबिलिटी कब आएगी? लॉस ड्यू टू डिलेड कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स, हमें लॉस हुआ है, हमने कस्टमर सर्विस को डिले किया है। लॉस ड्यू टू फेलियर टू रिकवर लोन फ्रॉम बोरोवर, ठीक है, लॉस हो गया है क्योंकि हम बोरोवर से लोन रिकवर नहीं कर पाए। डैमेजेस पेबल फॉर मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग की गई है जिसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं, वो पेबल किया गया है। सिस्टम डाउन टाइम ड्यू टू पावर आउटेज। तो अगेन इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है यहां पर? लीगल लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है, एग्जांपल ऑफ लीगल लायबिलिटी। तो लीगल लायबिलिटी आपको यहां पर क्या लग रहा है? डैमेजेस पेबल फॉर मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट।
क्योंकि यहां पर क्या होगा, आप कस्टमर क्या करेगा, आपके ऊपर केस कर देगा, कस्टमर शो, ये प्रोसेस आपको झेलना पड़ेगा। तो ऑपरेशनल फेल्योर की वजह से ये लीगल लायबिलिटी अराइज हो रही है। लॉस ड्यू टू डिलेड कस्टमर सर्विस रिस्पांस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन इसकी वजह से, ठीक है, आपका ये इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं होगा। देन लॉस ड्यू टू फेलियर टू रिकवर लोन फ्रॉम बोरोवर, ये तो आपका पूरा का पूरा पैसे का ही लॉस हो गया है, ठीक है। लीगल लायबिलिटी की बात करें यहां पर, तो डैमेजेस पेबल फॉर मिस सेलिंग। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑपरेशनल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑपरेशनल रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं आपको बतानी है। पहला, इट इज यूनिक बिकॉज इट एग्जिस्ट इन ऑल बैंकिंग फंक्शंस, ये यूनिक है क्योंकि ये बैंक के सभी प्रकार के कार्यों में एग्जिस्ट करता है। इट इम्पैक्ट कैन बी स्मॉल बट फ्रीक्वेंट, इसका इम्पैक्ट जो है वो स्मॉल है बट बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। या फिर रेयर, ठीक है, बट कैस्ट्रोटॉफिक यानी कि बड़ा हो सकता है। इट अराइजेज मेनली फ्रॉम वोलेटिलिटी इन मार्केट प्राइसेस, मार्केट के प्राइसेस जब कभी भी बढ़ेंगे या घटेंगे उसकी वजह से ये अराइज होता है। तो कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, फटाफट यहां पर बताइएगा, कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। सिंपल सी बात है, ऑपरेशनल रिस्क की बात करी जा रही है। मार्केट प्राइसेस से अगर वोलाटाइल होता है तो इस रिस्क को ऑपरेशनल रिस्क कहते ही नहीं है, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क की बात करेंगे तो 1 इज द ऑपरेशनल रिस्क एंड 2 इज द ऑपरेशनल रिस्क। 1 और 2 यहां पर क्या है, ऑपरेशनल रिस्क है, दैट्स इट, ठीक है। तीसरा यहां पर ऑपरेशनल रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है, तो 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट, a major private bank implements a new centralized loan processing systems to speed up approvals। एक बड़े प्राइवेट बैंक ने एक ऐसा सेंट्रलाइज लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लाए हैं जिसकी वजह से अप्रूवल्स की स्पीड बढ़ जाए 3 महीने के अंतर्गत। ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन एरर के कारण सेवरल लोन वर डिसबर्स्ड विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लीड टू कंप्लायंस पेनल्टी। कंप्लायंस यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंप्लायंस आपने फॉलो नहीं किए, रूल्स फॉलो नहीं किए तो आप पर पेनल्टी आएगी। बहुत सारे लोन आपके डिसबर्स हो गए हैं बल्कि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं थे आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्क। नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्क क्या है यहां पर, फटाफट बताइएगा। नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्क, तो बेसिकली ये क्या है, लोन प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, आपका प्रोसेस रिलेटेड ऑपरेशनल रिस्क है और एग्जीक्यूशन प्रोसेस मैनेजमेंट फेल्योर। आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट बेटर नहीं है, समझ गए मेरी बात की नहीं। आपने ऐसी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है, ठीक है, जो कि प्रोसेस को अप्रूव तो कर दिया है और 3 महीने के अंतर्गत कॉन्फ़िगरेशन एरर्स की वजह से बहुत सारे ऐसे लोन डिसबर्स हो गए हैं जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना नहीं थे, ठीक है। देन अगला है, ठीक है, ड्यूरिंग अ रीजनल फ्लड, ये केस स्टडी है। ड्यूरिंग अ रीजनल फ्लड सेवरल बैंक ब्रांचेस लूज कनेक्टिविटी फॉर 4 days halting कैश ऑपरेशंस। बाढ़ आ गई, आप देखते हो इस बार बिहार में बाढ़ आ गई, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई, तो जिन रीजन्स में बाढ़ आ गई वहां की पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई है जिसकी वजह से 4 दिनों तक कोई कैश ऑपरेशंस नहीं हो पाए क्योंकि कैश ऑपरेशन इंस्टेंट होते हैं। However, no financial loss occurs because data was backed up at an offsite server and operations resumed smoothly। बेसिकली डेटा का बैकअप ले लिया गया है तो कोई फाइनेंशियल लॉस तो हमें अराइज नहीं हुआ है। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द लेसन फ्रॉम दिस इवेंट। इस इवेंट से क्या लेसन मिलता है हमें, इस इवेंट से क्या लेसन मिलता है हमें, फटाफट पढ़िएगा बताइएगा। ऑपरेशनल रिस्क कैन बी फुल्ली अवॉइडेड विद इंश्योरेंस। बिजनेस continuity planning is a part of operational risk mitigation. Market risk controls can substitute for operational controls. This incidental represents only reputational risk and not operational risk। क्या लगता है आप लोगों को? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेशन। बिजनेस को कंटिन्यू करना क्या है, ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट करता है, ठीक है। तो ये लेसन यहां पर मिलता है कि हमें अगेन प्रोसेस तो कंटिन्यू रखनी है ना, डेटा बैकअप कर लिया, प्रोसेस को स्मूथली हमने चला लिया, दैट्स इट। तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग। नेक्स्ट, अ लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक नोटिसेस इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इनकरेक्ट डेबिट कार्ड चार्जेस। डेबिट कार्ड चार्जेस बहुत सारे कस्टमर्स ने कंप्लेंट करी कि इनकरेक्ट हैं, लगाए गए हमारे ऊपर जिनका कोई मतलब नहीं डेबिट कार्ड चार्जेस। इन्वेस्टिगेशन पर यह पता चला कि सिस्टम अपग्रेड अभी जो हुआ था उसने इंटरचेंज फी पैरामीटर्स को, ठीक है, अपग्रेड करने में फेल रहा है। विच बेसल टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क
डज दिस इंसिडेंट बिलोंग टू, कौन सा इंसिडेंट यहां पर बिलोंग करता है दिस सिस्टम को? इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड, क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस, ये तीनों नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एग्जीक्यूशन प्रोसेस मैनेजमेंट। आप सही से किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो सिस्टम ने भी दिक्कत दिया है। बल्कि इंटरनल फ्रॉड नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं, एक्सटर्नल फ्रॉड नहीं है, क्लाइंट प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्योंकि इनको वापस से सही कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक बैंक का फ्रंट ऑफिस ट्रेजरी डीलर ने ट्रेडिंग लिमिट से ज्यादा ट्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से 10 करोड़ का लॉस हो गया है डिटेक्शन से पहले ही। मिडिल ऑफिस फेल्ड टू फ्लैग द ब्रीच ऑन टाइम। मिडिल ऑफिस जिसका काम है रिस्क मैनेज करना, ठीक है, ये अगेन फेल्ड हो गया है। क्या करने के लिए? समय पर उसको ब्रिज करने के लिए, बिकॉज द रिस्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट वाज पेंडिंग। रिस्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का जो अपडेट था वो पेंडिंग था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस इवेंट, इस इवेंट को बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर रहा है? मार्केट रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, ये तो गलत हो जाएगा। कंबाइंड ऑपरेशनल रिस्क पीपल प्लस सिस्टम फेलियर, क्रेडिट रिस्क ड्यू टू काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, एक्सटर्नल फ्रॉड बाय द ट्रेडर। सही क्या ऑप्शन हो जाएगा? कंबाइंड ऑपरेशनल रिस्क, पीपल और सिस्टम फेलियर। एक सिस्टम दिक्कत है, सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग था, और पहला पीपल की दिक्कत है क्योंकि उसने बताई गई लिमिट से ज्यादा का ट्रेड कर लिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा। अ फिनटेक पार्टनर हैंडल अ बैंक्स डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स सफर सम मैसिव डेटा ब्रीच एक्सपोजिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन। एक फिनटेक पार्टनर हैंडल कर रहा था एक बैंक का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रही थी, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को, जिसकी वजह से एक मैसिव डेटा ब्रीच हो गया जो कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सपोज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइज द रिस्क? It is an external operational risk event. It may also create secondary reputational risk for the bank. It falls under business disruption and system failure category. Select the correct answer. क्या यहां पर करेक्ट आंसर हो सकता है? जल्दी से बता दीजिएगा भाई। इट इज एन एक्सटर्नल ऑपरेशनल रिस्क इवेंट, बिल्कुल, क्योंकि थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट था, बैंक के इंटरनल प्रोसेस में नहीं था, तो ये एक्सटर्नल हो जाता है। इट मे ऑल्सो क्रिएट सेकेंडरी रेपुटेशनल रिस्क, बिल्कुल, बैंक की रेपुटेशन, क्योंकि कस्टमर इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो गई है तो कस्टमर को तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इट फॉल्स अंडर बिजनेस डिसरप्शन, बिजनेस भी बंद हो सकता है, सिस्टम फेल्योर कैटेगरी में भी आ सकता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1, 2 एंड 3 ओनली। तीनों ही बातें यहां पर सही होंगी। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो अगेन टेलीग्राम का QR कोड है, स्कैन कर लीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के लिए अभी भी 1 महीना बचा हुआ है। CIB के कुछ एग्जामिनेशन पैक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है महापैक, जहां पर सब कुछ कवर होता है। इस एग्जाम से लेकर के अगले एग्जाम तक का पूरा बंदोबस्त है आपका। 2 साल के लिए प्राइस है 6,999, 1 ईयर के प्राइस है 4,999, और 6 मंथ के लिए प्राइस है 3,999 का, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स यहां पर कवर्ड होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है आपके लिए दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि समय कम बचा है दोस्तों। ये चल रहा है अभी क्रैश कोर्स बैच। आप क्रैश कोर्स बैच में इनरोल हो सकते हैं 1999 में, जहां पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, ठीक है। देन रीलोडेड है, जहां पर फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडी बैच है। ये सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलता है। देन RBI ग्रेड बी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगेन ऑब्वियसली आपके लिए बैच फेज 1 और 2 दोनों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया। फीस बहुत ही मिनिमम है, 2299। और अगर आप इंडिविजुअल कोई बैच परचेज करना चाहते हो, वहां पर फाउंडेशन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो वो इन 4 में से कोई भी बैच आप ले सकते हो। प्राइस बड़ा ही मिनिमम रखा गया है, 799, ठीक है। तो अगेन हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।